गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर हम लोग 4 डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉज। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस some points like how the laws are making, why the laws are important in democracy, and you already study chapter 3 and chapter 2 related to this topic. Okay, and this is the 4th chapter, you know. So let me move now. Okay, जैसे कि आपको पता है कि जो लॉ है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, तो लॉ बनाने का काम जो 790 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके हाथ में है। वो लोग जो भी लॉ बनाना होता है वो बनाते हैं। ठीक है, तो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, जो 719 मेंबर हैं पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिला करके, तो वो लोग लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लॉ, कोई भी देश चलाने के लिए वहाँ सरकार का होना ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह से कोई भी देश, कोई भी सरकार किसी देश को चलाने के लिए कोई नियम और कानून की ज़रूरत होती है, तो वह सरकार वहाँ लॉ बनाने का काम करती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जैसे वोट देने का जो कानून है, ठीक है, वोटिंग राइट, वो भी हमारा कानून हमें देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए भी कानून है कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी पब्लिक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, और जैसे कि इसके अलावा देखिए, जैसे कि किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके भी कानून है। उस कानून के तहत ही आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो लॉज हैं, ठीक है, वो बनाने का काम हमारा पार्लियामेंट का है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे इन द फॉलोइंग चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू सम क्वेश्चन लाइक, डू दीज लॉ अप्लाई टू एवरीवन? Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we do as citizens under such circumstances? यानी कि क्या यह जो लॉ है सबके ऊपर अप्लाई होता है ना? यह लॉ किस प्रकार से आता है? ठीक है, यदि ऐसे भी लॉ होते हैं क्या जो अनपॉपुलर हो, कंट्रोवर्शियल हो, तो बिल्कुल आते हैं। वैसे लॉ तो उसके खिलाफ पब्लिक खड़ा होती है। ठीक है ना, कि ये लॉ हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी सिटीजन को क्या करना चाहिए? यदि अनपॉपुलर कोई लॉ आ गया तो उसमें सिटीजन को प्रोटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऐसे नहीं बनता है कि जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने का राइट है, वो लॉ बनाते हैं, तो लॉ ऐसे नहीं बनता है। लॉ बनाने के लिए जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, उसमें से लोग निकल कर के आते हैं, लॉ का डिमांड करते हैं। ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट सेंसिटिव होती है, देखते रहती है, फिर उस टाइप के लॉ सरकार लाती है। ठीक है, तो कोई भी लॉ ऐसे नहीं बनता है ना। कोई भी लॉ आप जैसे सोच रहे होंगे कि कोई लॉ जो है वो लॉ पार्लियामेंट को बनाने का राइट है तो पार्लियामेंट बनाती है। ऐसे नहीं बनाती। वो क्यों बनाएगी?
आपको ऐसे ही पता है कि कोई अधिकार मांगने से मिलता नहीं है। तो पब्लिक की, सिविल सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि वह उनको कौन सा लॉ से उनको दिक्कत है, ठीक है, किस लॉ से उनको परेशानी है, कौन से उनको नए लॉ चाहिए, है ना, उनके लाइफ को इजी करने के लिए। तो उस प्रकार के डिमांड सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स के जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और फिर सरकार लॉ बनाती है, ठीक है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? इन एंशिएंट इंडिया different communities had different degrees of freedom in following the laws. Okay, in some cases the punishment that two persons received for the same crimes varied, okay, depending upon their caste background. Their person with lower casteage would be punished very harshly. एज वी नो, जैसे पहले जो लॉ थे, है ना, हमारे देश की आज़ादी से पहले, तो वो लॉ जो थे, लॉ सब पे सेम रूप से अप्लाई नहीं होते थे, ठीक है। हमारे देश में आज़ादी से पहले की बात करें तो कास्ट सिस्टम जो था, ऊंचे कास्ट के लोगों के लिए अलग कानून था, है ना, जो रूलर फैमिली थे उन पे अलग कानून चलता था, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये सब पे पहले अप्लाई नहीं होता था, लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कहा गया कि एवरी पीपल आर सेम बिफोर दी लॉ, ठीक है। तो पहले जो समस्याएं थी कि क्या थी कि राजतंत्र थी, तो राजतंत्र में जो भी रूलिंग ग्रुप था उनके लिए अलग कानून थे, जो कुछ लो उससे लो थे, कॉमन पीपुल थे, उनके लिए अलग कानून थी, ठीक है। जो स्लेवरी टाइप के थे, दलित थे, उनके लिए अलग कानून थी, ठीक है। तो काफ़ी ही जटिल समस्या थी। जैसे आपको बताएं कि दुनिया में 3 रेसेस के लोग थे। एक हो गया रूलिंग क्लास, ठीक है। तो रूलिंग क्लास के लोगों के लिए अलग कानून था, कॉमन पीपुल के लिए जैसे मैंने बोला उनके लिए कुछ अलग कानून था। स्लेव्स जो बिल्कुल जो दास थे, है ना, जो नीच जाति के थे, उनके लिए कोई कानून नहीं था, ठीक है ना उनको कोई राइट मिलता था, है ना। इनको बनाया ही गया था रूलिंग क्लास के लोगों को सेवा करने के लिए, और इनको कहा जाता था कि आपके ऊपर जो भी ग्रुप है उनको आपको सेवा करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय इंसान को। ब्राह्मण जो थे, है ना, जो किंग थे, उन पे कानून सेम नहीं लागू होता था। तो वही मैंने कहा कि जैसे कि मान लीजिए कि यदि कोई कॉमन पीपुल किसी को मारता है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट अलग मिलती थी, ठीक है ना। लेकिन यदि वही कोई, जैसे भारत में स्लेव को क्या बोलेंगे, मतलब बिल्कुल पिछड़ी जनजाति, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो यदि उन लोगों ने किसी को कोई मारा पीटा या कोई क्राइम किया तो उनको बहुत हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है ना। जो द पर्सन विथ लोअर कास्ट वुड बी पनिश्ड वेरी हेरासली। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो देश में आज़ादी से पहले भी जो कानून थे वो सब पर एक समान रूप से लागू नहीं होते थे, ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने एक काम किया कि वो इंडिया में सभी लोगों को एक ही नज़र से देखते थे, इंडियन, ठीक है, और सभी लोगों को एक ही कानून से देखते थे, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया में जो कानून लाने का काम किया इक्वलिटी का, वो अंग्रेज़ों ने किया। तो ऐसा है नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इट इज़ ऑफ्टन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश colonists who introduced the rule of law in इंडिया, ऐसा माना जाता है। लेकिन हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड, लेकिन हिस्टोरियन को ये जो क्लेम था उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? टू ऑफ विच इंक्लूड, उन्होंने 2 कारण बताए कि अंग्रेज़ों ने यह कानून इंडिया में नहीं लाया। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट रीजन था दैट colonial law was arbitrary, that colonial law was arbitrary। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है बच्चों? आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, यानी हिस्टोरियन ने कहा कि जो कॉलोनियल लॉ अंग्रेज़ों ने लाया वो बहुत ही मनमाना था, जो मन में आया उन्होंने कानून बना दिया और लोगों को सताने के लिए। तो ये जो कानून था बहुत मनमाना ढंग से था। एंड सेकेंड रीजन था कि दैट द इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स हु गॉट ब्रिटिश एजुकेशन एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन ब्रिटिश कोर्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने अपना ब्रिटिश एजुकेशन स्टार्ट किया, उसमें जो भी इंडिया के लोग ब्रिटिश एजुकेशन लेने लगे, है ना, जो वहाँ से लॉयर बने, उनको उन लोगों ने अधिकार दिया कि आप हमारे कोर्ट्स में वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनके लिए दूसरी कानून हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से वन एग्जाम्पल ऑफ arbitrariness of British law system was सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल आता है कि आर्बिट्रेरी लॉ क्या, कि अंग्रेज़ों ने सेडिशन एक्ट लाया एक, ठीक है, 1870 में। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी स्ट्रेंज। विद इन दिस एक्ट any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial, है ना। उस कानून के तहत उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कोई भी यदि क्या करता है, सेडिशन का मतलब क्या होता है? राजद्रोह, है ना। ये जो सेडिशन एक्ट है, तो सेडिशन का मीनिंग होता है राजद्रोह। कोई भी यदि लोग, आप समझ सकते हैं कि उस समय राजद्रोह की क्या डिफिनीशन रही होगी, है ना, अभी मैं बताऊंगा। तो उनको बिना किसी ट्रायल के जेल भेज दिया जाएगा और वो ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, या उनको कोई भी सज़ा हार्ड से हार्ड सज़ा दी जाएगी। तो इसमें था वाज वेरी स्ट्रेंज विद इन दिस एक्ट एंड पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी ट्रायल का। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि यदि कोई दोषी है तो उसको, उसके पक्ष को सुनने का उसको मौका दिया जाता है ना, उसको अवसर दिया जाता है कि वो अपनी बातें कहे कोर्ट में, है ना, अपना पक्ष रखे, उसी को ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ ऑथोरिटी बाय द ब्रिटिश। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर जो थे, जो ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने इस लॉ को के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है, कि ये सेडिशन एक्ट ठीक नहीं है, ये लॉ आपको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेडिशन एक्ट जो था उसके खिलाफ इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया,
ये इंडियन नेशनलिस्ट जो भी थे वो इसके खिलाफ में थे। ठीक है, उसके अलावा ये मूवमेंट अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग, है ना। अब वो अंग्रेज़ ने क्या करना शुरू कर दिया, फाइटिंग भी करना शुरू कर दिया। इंडिया में मार काट जो है, मारना पीटना, इक्वलिटी, ट्राई टू चेंज आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स। अब जो इंडियन नेशनल लॉयर जो थे नेशनलिस्ट, उन्होंने इक्वलिटी की डिमांड किया। बोला कि ये जो सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ रूल्स मीन्स जो भी आर्बिट्रेरी सेडिशन एक्ट में कोई सेट है, वो सेट ऑफ रूल्स नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइडिया ऑफ जस्टिस, जो रूल होना चाहिए उसमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडियन legal profession emerged very strongly and they began to use law to defend the legal rights of Indians. There were Indian lawyers and judges who played a major role in the evolution of rules of law. ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई इस लॉ को ख़त्म करने में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ। ओके, तो मेंबर्स, अब देखिए, अब रूल ऑफ लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि रूल बनाने का जो, जब उसके बाद अंग्रेज़ों के बाद जब देश आज़ाद हो रही थी तो रूल बनाने के लिए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर एग्रीड दैट दिस शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नेताओं ने सोचा कि हमारे देश में कोई भी ऐसे मनमाना कानून नहीं आ सकता, है ना। इसलिए देयरफॉर दे मेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारे इंडिया में, आज़ाद भारत में किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेरी लॉ नहीं होगी और सभी जो लोग होंगे, है ना, वो कानून के सामने एक समान होंगे। तो इसमें एक मेन एग्जाम्पल क्या है कि हमारा संविधान ने सबको एक समान, इक्वल राइट, है ना, सभी लोग कानून के सामने एक समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो हमारा संविधान ये राइट, ये लॉ बना जब, तो हमारे ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसमें इन सभी नेताओं ने स्टडी किया जब संविधान बना। संविधान बनाने में बहुत दिन लगे, सब ने अपने अपने विचार रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब, चूँकि उसका कारण भी था कि वो लोग जानते थे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं इतने पावरफुल हैं, है ना, इतनी प्रॉपर्टी है कि वह अपना प्रभाव गरीब लोगों को परेशान कर सकते हैं, है ना, सता सकते हैं। काफ़ी पावरफुल थे, बहुत धनी मनी लोग थे। तो हमारे देश में जो गरीब हैं वो सताए जा सकते हैं। तो ये बातें हमारे देश के नेशनलिस्ट जो भी लीडर्स थे, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े, उनके माइंड में थी, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि आर्बिट्रेरी लॉ हमारे देश में नहीं चलेगी आज़ाद भारत में, और दूसरी तरफ गरीब लोग थे तो इनको सताया जा सकता था, है ना, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो हमारे देश में
जो संविधान बना उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का जगह नहीं मिला। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ their रिलीजन, कास्ट और जेंडर। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज एबव द लॉ। कोई भी हमारे देश में कानून के ऊपर नहीं है। एनी क्राइम और वायलेंस ऑफ लॉ हैज़ द स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू एस्टेब्लिश, है ना। जब तक कि कोई भी उसका दोष साबित नहीं होता है ना, एनी क्राइम एनी वायलेंस, है ना, तो उस सब के लिए कानून है, ठीक है, हमारे देश में। जैसे कि क्रिमिनल एक्ट है ना, सिविल एक्ट है। तो ये दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, है ना, नए लोग कैसे आते हैं। तो जैसे हमने शुरू में ही कहा कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी रेज देयर नीड ऑफ डिफरेंट लॉ। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट टू बी सेंसिटिव। पार्लियामेंट, हमने कहा कि जब लोगों को कानून की आवश्यकता है तो नेता पार्लियामेंट क्यों बनाएगी। तो हमारे समाज से सिविल सोसाइटी आगे आती है, उसके लिए डिमांड करती है, प्रोटेस्ट करती है। और गवर्नमेंट जो होती है उसका काम क्या होता है, सेंसिटिव रहना, ठीक है। अब उनके प्रॉब्लम जो पब्लिक फेस कर रहे हैं उनको ध्यान देना, फिर उससे रिलेटेड कानून पार्लियामेंट में बिल लाना और पास करना, ठीक है। तो इस प्रकार से कानून आते हैं। आपको पता है कि जो एमपीज होते हैं 790 मैंने बोला, वो सब डिफरेंट पार्टी से होते हैं, ठीक है। उनको क्या है ना, उनको अपने पार्टी मत चलनी चाहिए, उनको धन कमाना है ताकि उनको कई पुश्ते बैठ के खा सके। तो इस प्रकार से वो आपके लिए वो लॉ क्यों लाएंगे। तो इसलिए यह जिम्मेवारी सिविल सोसाइटी की है, लोगों की है। लोग जो समस्या फेस करते हैं उसके लिए सिविल सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपुल मिल करके प्रोटेस्ट करते हैं लॉ के लिए। तो इस प्रकार से लेट अस नो द स्टोरी ऑफ हाउ द लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेशन वाज मेड। किस प्रकार से, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं डोमेस्टिक वायलेशन के लिए किस प्रकार से लॉ बना। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स क्या होता है बच्चों। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। तो हमारे देश में कोई कानून था नहीं डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द इंजरी और हार्म ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म caused by an adult male to any female of the house, usually the husband against the wife, है ना। Injury may be caused by physically beating of the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse, ठीक है। तो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे घरेलू हिंसा से होते, तो पहले क्या था कि घरों में लोग औरतों पे अत्याचार करते थे, है ना। तो ये काफ़ी वायलेंस हुआ करता था। तो अब लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि इस पर कानून आना चाहिए, ठीक है। औरत लेडीज़ सामने आई, उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। तब थ्रू आउट द 1990s, है ना, तो 1990s में द नीड फॉर द न्यू सिविल लॉ, है ना, तो सिविल लॉ की आवश्यकता महसूस हुई और अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेशन वाज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स। वुमेन्स वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटेन, द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन शेयर्ड हाउसहोल्ड, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ एक्सेट्रा। In 1999, lawyers collective, a group of lawyers, law students and activists, after a nationwide constitution took
द लीड ऑफ ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस बिल। इन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल बनाया कि कानून कैसे होना चाहिए। द ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड, और पूरे देश में उस बिल को सबके पास दिया गया है ना, पूरे देश में वह घूमा बिल। उसके बाद फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002, बट द बिल विच गवर्नमेंट पास हैज नॉन ऑफ एनीथिंग बट वोमेन वी आर आस्किंग। लेकिन जो बिल था वह पूरी तरह से गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया, उसमें संशोधन करके, ठीक है, और एक दूसरी नई बिल लेकर के आई, ठीक है, 2002 में। बट सेवरल वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वोमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कि नहीं भाई, ये लॉ हमें नहीं चाहिए, हमने जो लॉ ड्राफ्ट करके दिया था उसमें तो बहुत कुछ था, इसमें तो केवल दिया था इस 2002 जो सिविल एक्ट बिल जो आया उसमें था कि यदि कोई हस्बैंड वाइफ को बीट करता है, थ्रेटन करता है, तो वही डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो था नहीं, तो इन्होंने कहा कोई भी हो घर में यदि औरतों को प्रताड़ित करता है, किसी प्रकार की धमकी देता है ना, सताता है, तो वो सभी एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो बी चेंज एज वेल एज लॉ रिगार्डिंग टेम्पोररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, तो इसके चेंज करने की डिमांड होने लगी। द कमिटी रिपोर्ट्स एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ वोमेंस ग्रुप। जो स्टैंडिंग कमेटी थी वह अधिकतर जो वोमेंस का डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर गई। फाइनली ए न्यू बिल वाज री इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2005। 2005 में एक नया बिल लाया गया। आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर दिस एसेंट। एसेंट मीन्स होता है सहमति, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेशन में फाइनली 2006 में यह कानून लागू हो गया। इट वुड प्रोवाइड रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वोमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स इफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। उन सब लोगों को क्या हुआ, इसका फ़ायदा मिला। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेशन पे कानून पास हुआ। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहाँ तक ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, और हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।